हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, 24 फरवरी की सुबह को रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया है। यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट, जिसको हम डॉनबेस रीजन कहते हैं, उसकी दो प्रोविंसेस डोनेत्स्क और लुहांस्क को रशिया ने कुछ दिन पहले ही इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दिया था। रशिया के ऐसे करने के बाद से यह आशंका लगाई जा रही थी कि रशिया कभी भी अटैक कर सकता है यूक्रेन पर। रशिया ने यहाँ पर यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक्स की हैं और यूक्रेन के कैपिटल कीव पर भी मिसाइल अटैक्स किए गए हैं। अभी तक के लेटेस्ट रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि लगभग दोनों तरफ से 100 सोल्जर्स की जान जा चुकी है। तो यहाँ पर हमको एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति देखने को मिलती है और यहाँ पर ये क्राइसिस 21st सेंचुरी की सबसे बिगेस्ट क्राइसिस मानी जा रही है। इस क्राइसिस को और अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले रशिया का स्टांस देखेंगे, फिर यूक्रेन का स्टांस देखेंगे और यहाँ पर हम वर्ल्ड के लीडर्स ने क्या रिएक्शन दिया है इस पूरे क्राइसिस पर उसको भी देखेंगे। हम यहाँ पर इस चीज को भी डिस्कस करेंगे, क्या ये क्राइसिस वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट हो सकता है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडिया का क्या रोल हो सकता है इस पूरी क्राइसिस में। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं रशिया ने क्या बोला है यूक्रेन पर अटैक करने के बाद। यहाँ पर रशिया ने यह बात हाईलाइट की है कि ये पूरी क्राइसिस आज से चालू नहीं हुई है। ये पूरी क्राइसिस का बैकग्राउंड 2014 की क्रीमिया क्राइसिस में छुपा हुआ है। यहाँ पर रशिया का कहना है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जब से वो पावर में आए हैं तब से यूक्रेन और रशिया के बीच संबंध खराब हो रहे हैं और वो यहाँ पर नाकाम रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में संबंध को नॉर्मलाइज करने में। फ्रेंड्स, यहाँ पर रशिया ने ये चीज हाईलाइट की है कि मिन्स्क 2 एग्रीमेंट जो रशिया और यूक्रेन के बीच साइन हुआ था उसको यूक्रेन ने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया है और उसको इम्प्लीमेंट करने में यूक्रेन बिल्कुल नाकाम रहा है और इसी वजह से यूक्रेन के डॉनबेस रीजन में इनस्टेबिलिटी है। और क्योंकि वहां पर 40 to 50% लोग रशियन ओरिजिन के हैं, 70 to 75% लोग रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, इसलिए वहां पर रशिया स्टेबिलिटी लाना चाहता है। और रशिया ने यहाँ पर इस बात को भी हाईलाइट किया है, रशिया के बार बार बोलने के बाद भी ईस्टर्न यूरोप में नेटो फोर्सेस का प्रेजेंस बढ़ा है और नेटो फोर्सेस यूक्रेन को अपना मेंबर भी बनाना चाहती हैं, जिसके खिलाफ समय समय पर रशिया ने ऑब्जेक्शन उठाए हैं। और यहाँ पर जब रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया यूक्रेन पर, तो यहाँ पर उनका कहना था कि इस ऑपरेशन का पर्पस है कि वो यूक्रेन में डीनाजीफिकेशन करेंगे और डीमिलिटराइजेशन करेंगे यूक्रेन में। फ्रेंड्स, यहाँ पर डीनाजीफिकेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है यूक्रेन में प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की, उसको चेंज करेंगे। और साथ में यहाँ पर यह देखा गया है कि 2014 के बाद यूक्रेन ने काफी खर्चा करा है मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर और अपनी मिलिट्री को बढ़ाने पर, और उसको ऐसा करने में सपोर्ट मिलता रहा है वेस्टर्न नेशंस का, और ये चीज रशिया के सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसलिए यहाँ पर पुतिन ने यह अटैक लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जो रशिया ने हाईलाइट किए हैं अपने अटैक को जस्टिफाई करने के लिए। आइए अब हम देखते हैं यूक्रेन का क्या कहना है इस अटैक के बाद। यहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रशिया के इस अटैक को फासिस्ट फोर्सेस और वर्ल्ड वॉर 2 से कंपेयर करा है। यहाँ पर उन्होंने रशिया को हिटलर के जर्मनी और मोसोलिनी के इटली से कंपेयर किया है। यहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बोला है कि वो आखिरी दम तक लड़ाई करेंगे और इस वक्त यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। यहाँ पर लोगों से बोला गया है कि वो तैयार रहें, उनको कभी भी यूक्रेन की मिलिट्री बुला सकती है अपने देश को डिफेंड करने के लिए। और साथ में यहाँ पर यूक्रेन ने वर्ल्ड लीडर्स से अपील की है कि वो रशिया को समझाएं और साथ में उस पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जाए, जिससे इस युद्ध को खत्म किया जा सके और एक पीसफुल तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ये स्टांस था यूक्रेन का। आइए अब हम देखते हैं दुनिया के दूसरे देशों ने और लीडर्स ने किस तरीके से रिएक्ट करा है इस पूरी क्राइसिस में। यहाँ पर हम देखते हैं वेस्टर्न नेशंस जैसे कि यूएसए, यूके, नेटो मेंबर्स, यूरोपियन यूनियन और यहाँ तक कि यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने रशिया के इस एक्ट की निंदा की है और सपोर्ट दिखाया है यूक्रेन के और यूक्रेन के लोगों के प्रति। और यहाँ पर इन सब देशों का कहना है कि रशिया को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इस अटैक के लिए। यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बोला है कि यूएसए और उसके अलाइज नेशन तैयार हैं रशिया को रिप्लाई देने के लिए। यहाँ पर उन्होंने रशिया पर एलिगेशन लगाया है कि रशिया ने अनजस्टिफाइड तरीके से वॉर की शुरुआत की है और इस वजह से बहुत लोगों की जान जाएगी और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा होगी यूक्रेन में। दूसरी तरफ हम देखते हैं चाइना ने यहाँ पर अपना स्टांस बदला है और इस वक्त चाइना ने बोला है कि इस क्राइसिस के पीछे यूएसए और नेटो मेंबर्स की गलती है। उन्होंने यहाँ पर ऐसी सिचुएशन पैदा की कि रशिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को हार्म हो रहा था, इसलिए रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशंस बढ़े और आज हमको एक वॉर की कंडीशन देखने को मिल रही है। यहाँ पर चाइना ने बोला है कि रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए ही बात की जाए और वही एक तरीका है जिससे इस क्राइसिस को सॉल्व किया जा सकेगा।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पुतिन से मीटिंग कर रहे थे मॉस्को में जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, और इस बात की ये पाकिस्तान की घोर निंदा की जा रही है। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पाकिस्तान को इस सेंसिटिव इशू पर एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह बिहेव करना चाहिए। और यहाँ पर बाकी यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया जैसी कंट्रीज ने यूक्रेन को सपोर्ट किया है और ये बोला है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप ने इतनी बड़ी क्राइसिस कभी नहीं देखी थी। और अगर हम बात करें रशिया को कौन सी कंट्रीज सपोर्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं सीरिया, वेनेजुएला, क्यूबा, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, बेलारूस और ईरान जैसी कंट्रीज रशिया को सपोर्ट करते हुए दिखती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ग्लोबल क्राइसिस पैदा हो गई है यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से। यहाँ पर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने ये बोला है कि कोई भी अगर इंटरफेयर करेगा यूक्रेन और रशिया के बीच में तो उसको सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। ऐसे स्टेटमेंट्स के बाद हमको और भी टेंशन्स बढ़ते हुए दिखते हैं और इसलिए यहाँ पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये क्राइसिस वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट हो सकती है। आइए अब हम इस बात को समझते हैं। फ्रेंड्स, हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती है और यहाँ पर इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें वर्ल्ड वॉर 2 से तो कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं हमको आज की सिचुएशन में और उस टाइम की सिचुएशन में। फ्रेंड्स, उस समय हिटलर और मुसोलिनी फासिस्ट फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उन्होंने उस टाइम अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत पूरे यूरोप में कब्जा करना चाहा था। और उस टाइम की मेजर पावर्स यूके और फ्रांस पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट के चक्कर में हिटलर को रोक नहीं पाती हैं और एक मेजर क्राइसिस डेवलप होती हुई चली जाती है। और यहाँ पर भी हम ये सिनेरियो देख रहे हैं जहां पर दो स्ट्रॉन्ग लीडर्स रशिया के व्लादिमीर पुतिन और चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ऑथोरिटेरियन रिजीम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं। इन दोनों लीडर्स के पास एब्सोल्यूट पावर है अपनी कंट्रीज में। रशिया और चाइना में कोई भी सीरियस अपोजिशन नहीं है पुतिन और जिनपिंग के खिलाफ। रशिया और चाइना के सिटीजन्स और यहाँ के लोग अपने लीडर्स के प्रति कमिटेड दिखाई देते हैं। और यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड सिनेरियो में कंपेयर करते हैं तो पुतिन और जी जिनपिंग वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स में से एक हैं और इन दोनों कंट्रीज के साथ में आने से बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो जाता है, जहां पर यूएसए और दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज इतनी यूनाइटेड दिखाई नहीं देती हैं इस वक्त। और यहाँ पर रशिया और चाइना के जो एम्बिशंस हैं उनको फुलफिल करना कठिन साबित हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। जहां पर हम देखते हैं रशिया सोवियत यूनियन की तरह फिर से एक स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड पावर बनना चाहता है और दूसरी तरफ चाइना है जो एशिया में और इंडो पैसिफिक रीजन में एक वर्ल्ड पावर बनना चाहता है। और यहाँ पर हमको क्लियरली देखने को मिलता है कि वर्ल्ड 2 ब्लॉक्स में बढ़ चुका है, जहां पर यूएसए और उसके साथ वेस्टर्न नेशंस एक तरफ हैं और दूसरी तरफ रशिया, चाइना और उसके साथ वाली कंट्रीज हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हमको एक मेजर ग्लोबल क्राइसिस देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, इन चिंताजनक परिस्थिति के बीच आइए अब हम समझते हैं इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है। फिलहाल इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टांस लिया है इस पूरी क्राइसिस पर। यहाँ पर इंडिया ने अपने नॉन अलाइनमेंट के प्रिंसिपल को अपनाया है और इंडिया यहाँ पर ना रशिया के फेवर में बात करता हुआ दिखता है, ना यूक्रेन के फेवर में बात करता हुआ दिखता है। और यहाँ पर इंडिया डिप्लोमेटिकली पीसफुल सोल्यूशन की बात करता हुआ दिखता है। यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि रशिया इंडिया का आजादी के समय से ही बहुत अच्छा दोस्त रहा है और रशिया ने समय समय पर इंडिया का साथ दिया है। इसलिए यहाँ पर इंडिया के लिए एक डिलेमा खड़ा होता है कि वो किस तरीके से आउटराइटली जाकर रशिया के इस इन्वेजन को सपोर्ट करे। इसलिए यहाँ पर इंडिया एक डिप्लोमेटिक पोजीशन होल्ड करता है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और हमारे यूएन में रिप्रेजेंटेटिव टी.एस. त्रिमूर्ति ने इस बात को हाईलाइट किया है कि इंडिया की प्रायोरिटी इस वक्त यह है कि यूक्रेन में रह रहे लगभग 20,000 इंडियंस को सेफली वापस लाया जाए। और इंडिया का यहाँ पर कहना है कि हमको फोकस्ड डिप्लोमेसी के तहत काम करना चाहिए ताकि टेंशन्स कम हो और हर संभव तरीके से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को एंड किया जा सके। इंडिया की इस पोजीशन के बीच यूक्रेन के एनवॉय ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से अपील की कि वो रशिया से बात करें और इस क्राइसिस को एंड करने में मदद करें। यहाँ पर यूक्रेन ने इस बात को उठाया है कि इंडिया और रशिया के बीच एक स्पेशल रिलेशन है, इसलिए हो सकता है कि इंडिया की बात रशिया सुने और इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड किया जा सके। उसके बाद हम देखते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से बात की और यहाँ पर यह मैसेज दिया गया है इंडिया द्वारा कि सबसे पहले सीज फायर होना चाहिए और एक डायलॉग के थ्रू इस पूरी क्राइसिस को सॉल्व करना चाहिए। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर इंडिया सक्सेसफुली यूक्रेन और रशिया के बीच मीडिएशन कर पाता है और इस क्राइसिस को दूर करने में सफल हो पाता है तो इंडिया की इंटरनेशनल स्टेटस काफी बढ़ जाएगी।
और ये चीज इंडिया कर सकता है क्योंकि इंडिया की क्रेडिबिलिटी पूरा वर्ल्ड मानता है। इंडिया सॉफ्ट पावर को एंजॉय करता है, रशिया में भी, यूक्रेन में भी। इस वक्त वर्ल्ड में इंडिया ही ऐसी कंट्री है जो रशिया से बात कर सकती है, क्योंकि अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए और रशिया के बीच एक हिस्टोरिकल राइवलरी रही है। और दूसरी तरफ चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना यहाँ पर इंडिया की तरह क्रेडिबल पावर नहीं माना जाता है। तो चाइना यहाँ पर इंडिया की तरह वो क्रेडिबिलिटी एंजॉय नहीं करता है जो इंडिया करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडिया के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। इंडिया अगर प्रोएक्टिवली इस क्राइसिस पर एक्ट करता है तो हो सकता है इंडिया इस क्राइसिस को रिजॉल्व कर पाए। यहाँ पर इस वक्त यही कहा जा सकता है कि एक डिप्लोमेटिक तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि ये क्राइसिस किस तरफ बढ़ रही है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।